नमस्कार साथियों। तो हम सभी लोग कक्षा 10 के विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर था अम्ल क्षारक एवं लवण, उस चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में अम्ल के बारे में देख लिया था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और अम्ल की परिभाषा कैसे लिखी जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में अम्ल के बारे में देख लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में जो क्षारक की टॉपिक है, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्षारक की परिभाषा कैसे लिखी जाती है, क्षारक के प्रकार कितने होते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है। इन सारी चीज़ें हम क्षारक के बारे में आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए हम देर ना करके अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं और क्षारक को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए जो क्षारक है, तो क्षारक का मतलब क्या होता है, यानी वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। जो सिंपल सी परिभाषा है क्षारक की वो क्या है, यानी क्षारक किसे कहते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ढेर सारे वैज्ञानिक आए, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, फिर बताया उन्होंने कि सभी क्षारकों को हम चख नहीं सकते हैं। यानी हमको कैसे पता चला कि उसका स्वाद कड़वा है, जब हमने जुबान से चखा उसका स्वाद, तब पता चला कि जो क्षारक होता है वो कड़वा होता है। तो वही वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी पदार्थों को हम चख नहीं सकते हैं, यानी सभी पदार्थों को चख नहीं सकते हैं। जब चख नहीं सकते हैं तो स्वाद का पता नहीं लगा पाएंगे। जब स्वाद का पता नहीं चलेगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि क्षारक क्या है। और ऐसे पदार्थ उनको अगर चखने जाएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे डेंजरस पदार्थ पड़े हुए हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। तो इसलिए क्या, एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस ने बताया एक नियम, एक परिभाषा दी है अम्ल की, कि अगर इस परिभाषा पे कोई पदार्थ सटीक बैठ रहा है तो समझ जाइएगा वह क्षारक है। यानी हर एक पदार्थ को चखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं कि आर्हेनियस ने कौन सी परिभाषा बताई। तो आर्हेनियस ने बताया, न्यूलिका आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो क्षारक होता है तो क्षारक का दूसरा नाम भस्म भी है। तो अभी कभी भी आपको कहीं क्षारक मिले या भस्म मिले, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसकी इंग्लिश जो होती है बेस। तो अगर आपको बेस मिले या क्षारक मिले या भस्म मिले, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस के साथ पूरा डिटेल से आपको उसको बता देना है, या जहाँ लिखने वाला है तो लिख दीजिएगा। तो चलिए आर्हेनियस ने क्या बताया। तो आर्हेनियस ने बताया कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यानी आर्हेनियस ने क्या बताया, आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोला जाए तो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो उसे हम लोग क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए क्या है, तो मान लेते हैं हम क्षारक लिया, हमने क्या लिया, क्षारक को अगर पानी में मिला दें, अगर क्षारक को पानी मिला रहे हैं, अगर मिलाने पर हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, तो आपको समझ जाना है कि जो परिभाषा है ये कौन सा पदार्थ है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या किया, इसको जल से क्रिया कराया। जब हम इसको क्या करेंगे, जल में जब घोलेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो क्या होगा, जब घोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा सोडियम आयन, दूसरा बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जब हमने क्या किया, सोडियम को जल में घोला तो क्या मिला, हमको सोडियम आयन मिला और क्या मिला, हाइड्रोक्साइड आयन मिला। और दूसरा एग्जाम्पल भी और देखते हैं, हम ले लेते हैं NH, चलिए लेते हैं हम NH4OH। इसको भी हमने क्या किया, जल में घोला। क्या क्या, हमने जल में घोला। जब जल में हमने घोला तो घोलने पे क्या मिला, तो घोलने पे हमको मिला NH4 प्लस, और क्या मिला, हाइड्रोक्साइड आयन हमको मिला। क्या मिला, हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिला। तो देखा जाए तो इसमें भी हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा था और इसमें भी हमको हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई
तो वही जो आर्हेनियस ने बताया था कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, तो उसे क्षारक या भस्म कहते हैं। तो हमने देखा है कि इसमें भी हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। तो हमें ये पता चला कि जिनमें OH यानी हाइड्रोक्साइड दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो क्षारक है। यानी हर एक पदार्थ को आपको चखने की ज़रूरत नहीं, बिना चखे आप बता सकते हैं। तो एक बात और है कि देखा जाए कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि वे क्षारक जो जल में घुल जाएं वे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यानी क्षारक तो बहुत ढेर सारे हैं, उसमें से कुछ क्षारक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। यानी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या कहलाए? ये हैं सभी क्षारक जो क्या हैं, जल में घुल जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्षार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षार। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, इसको जब हमने जल में घोला, जल में घोलने पे क्या मिला? हमको मिलेगा पोटेशियम और क्या मिलेगा? सोडियम, हमको मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। और क्या ले लेते हैं? हम ले रहे हैं इसको भी हमने देखा, क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा और क्या मिलेगा? और हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसी प्रकार इसको हम देखेंगे तो इसमें भी हमको यही मिलेगा NH4OH। इसको भी हम जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? NH4 प्लस फिर हाइड्रोक्साइड आयन, हमको ये चीज़ मिल जाएगा। यानी हम एक बात और भी कह सकते हैं कि देखो जो जल में घुल जा रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्षार कहला रहे हैं। क्षार में कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पीय में भी आता है और आपको घुमाने के लिए भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लगा देते हैं वो क्वेश्चन क्या है, तो एक लाइन और लिख लीजिएगा। सभी क्षारक क्षारक होते हैं। सभी क्षारक होते हैं। एक बात ध्यान रखिए और दूसरी लाइन लिखिएगा, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये टॉपिक आप याद रखिएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। अब देखो वे क्षारक जो जल में घुल जा रहे हैं, जो जल में घुल जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इससे पता क्या चला, क्षार किससे बना? क्षारक से तो बना, क्षारक से बना। वही लिखा है कि सभी क्षारक होते हैं, यानी क्षार है तो किससे बना? क्षारक से बना है। तो क्षार को फिर हम क्षारक कह सकते हैं कि सभी क्षारक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी क्षारक में पानी घुल जाए, ऐसा नहीं कि सभी पानी में क्षारक घुल जाए, इसलिए क्या लिखा है? सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ये आपको दिमाग में बसाए रखिए, क्योंकि ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुविकल्पीय देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक नंबर न जाए, एक भी नंबर न जाए कटे, तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। तो अब हमने क्या किया, क्षारक को देख लिया। अब हम चलिए देखते हैं कि क्षारक के प्रकार कितने होते हैं और उनका नाम क्या क्या होता है। तो हम चलिए देखते हैं क्षारक के प्रकार। तो क्षारक के प्रकार की बात करें तो क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। कौन कौन? एक प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक। तो हम क्या करते हैं, चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है? पहला है प्रबल क्षारक। क्या है? प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक की परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे, वे क्षारक जो पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और पानी में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, तो उस क्षारक को प्रबल क्षारक कहते हैं।
कि ऐसा क्षारक हो जिसको जल में घोला जाए और पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, उसके बाद में हमको हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे दे। अगर हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे दे तो आपको समझ जाना है कि ये कैसा है, ये प्रबल क्षारक है। तो चलिए हम प्रबल क्षारक के कुछ एग्जाम्पल हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए देखते हैं कैसे जल में घुलता है। तो हमने क्या ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको क्या किया, जल में हमने घोला। क्या किया, जल में घोला। तो जल में घुलने पे क्या होगा, यहाँ पे हमको पोटेशियम मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से जल में घुल जा रहे हैं और घुलने के बाद क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहे हैं। तो आपको समझ जाना है क्या है, प्रबल क्षारक। अगला क्या, अगला हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सोडियम आयन और क्या मिलेगा, और हमको मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने देखा कि इन दोनों में क्या है, ये पूरी तरह से जल में घुल जा रहे हैं और घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान कर रहे हैं। तो अगर ये सब सारी प्रॉपर्टी अगर देखने को मिल रही हैं तो आपको समझ जाना है कि ये प्रबल क्षारक है। तो हमने क्या किया, इसमें प्रबल क्षारक देख लिया है। अब हम चलिए दुर्बल क्षारक को देखते हैं कि दुर्बल क्षारक क्या होता है, दुर्बल क्षारक की परिभाषा कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या होता है। तो चलिए दुर्बल क्षारक को देखते हैं। चलिए देखते हैं कि दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं और दुर्बल क्षारक की परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो दुर्बल क्षारक की परिभाषा देखा जाए तो कैसे लिखी जाएगी, तो देखो, तो वे क्षारक जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी क्षारक है, उस क्षारक में अगर पानी घोला जाए, यानी पानी में क्षारक को मिलाया जाए, वो क्षारक अगर पूरी तरह से पानी में ना मिले, मतलब आंशिक रूप से ही केवल मिले पानी में, तो उस मिल करके क्या करे, हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि दुर्बल क्षारक है। जैसे उदाहरण में बात किया जाए तो NH4OH LOH का होल क्यूच, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि ये पानी में पूरी तरह से नहीं घुले हैं और इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। अगर ऐसा निकल रहा है तो आपको समझना है कि दुर्बल क्षारक। चलिए देखते हैं हम एक एक करके। तो हम देख लेते हैं इसको NH4OH, इसको जल में हम घोलेंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा NH4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। अगर इसको हम देखें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी हमको यही मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, एल्युमिनियम में प्लस 3 चार्ज मिलेगा और यहाँ मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो हमने देखा इनमें भी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। अब एक अगला देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखा जाए अगर जल में घोला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम प्लस 2 चार्ज मिलेगा और क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। अगला देखा जाए क्या है, तो अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, मैग्नीशियम प्लस 2 चार्ज मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो अगर देखा जाए सब में हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, इससे क्या पता चला कि क्षारक है। और ये पूरी तरह से जल में नहीं घुल रहा है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये दुर्बल क्षारक है। अगर इसमें देखो, अगर कोई अभिक्रिया संतुलित नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 1 5, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, यहाँ देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है, यानी पहले वाली अभिक्रिया संतुलित है। दूसरी वाली देखा जाए तो एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा किया जाए, 3 से गुणा किया जाएगा तो ऑक्सीजन भी 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया 3 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर भी 3 है, यानी ये 3 लिखा है। 3 का मतलब क्या है, अंदर दोनों में गुणा कर रहा है। फिर देखा जाए हाइड्रोजन 3 है तो इधर भी हाइड्रोजन 3 है, ये भी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है।
इस नीचे देखते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले में कैल्शियम एक इधर है, इधर भी कैल्शियम एक है। यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमको संतुलित करना होगा, 2 कर देंगे। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। नीचे देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही। तो क्या करेंगे, 2 से कर दिया। तो हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में क्षारक को देखा कि क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक की परिभाषा देखा और क्षारक के प्रकार देखे। तो क्या करिए, इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार करिए और नोट्स बनाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी तरह आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।